हेलो एवरीवन, आज हम समझेंगे प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ एंड ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 21 में है, जिसे कि बोरो किया गया है जापानीज़ कॉन्स्टिट्यूशन से। हालांकि ये फ्रेज़ आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन में भी हम देख सकते हैं। आर्टिकल 21 सेज दैट नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट द प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। इसका मतलब है कि अगर प्रोसीजर एक कॉम्पिटेंट लेजिस्लेचर ने बनाया है और प्रोसीजर करेक्टली फॉलो किया जाता है, ओनली देन द पर्सनल लिबर्टी कैन बी कंस्ट्रेंड और पर्सन कैन बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज पर्सनल लिबर्टी, बट अदरवाइज नहीं कर सकते। सिर्फ एक करेक्टली फॉलोड प्रोसीजर के द्वारा कर सकते हैं, और वो भी किसी लॉ के अंदर दिया गया है। एक कॉम्पिटेंट लेजिस्लेचर ने वो लॉ बनाया है। तो दो एसेंशियल्स हैं यहाँ पे, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी एंड करेक्ट प्रोसीजर। वहीं दूसरी तरफ अगर ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ अगर हम देखें, वो कहाँ का कॉन्सेप्ट है, वो अमेरिकन कॉन्सेप्ट में है, अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में है, जो कि 5th एंड 14th अमेंडमेंट में इंसर्ट किया गया था। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ काफ़ी ब्रॉड कॉन्सेप्ट है एज़ कम्पेयर टू प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। इनिशियली 5th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में अमेरिका में बहुत लिमिटेड स्कोप था ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ का, एंड 14th अमेंडमेंट में इसका स्कोप बहुत एक्सपैंड कर दिया गया था। अब ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ इज इक्वल टू प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ प्लस प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस। अगर प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ के अंदर अगर हम प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस को मर्ज कर दें तो वो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ बन जाएगा। और यही इंडिया में भी अभी करंट सिचुएशन है, बट 1950 में ऐसा नहीं था। जुडिशल इंटरप्रिटेशन में वाइड चेंज देखने को मिला 1950 से 1978 में, बहुत चेंज आ गया। 1950 में जुडिशल अप्रोच और थिंकिंग कुछ और थी, 1978 में कुछ और थी। 1950 में A.K. गोपालन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास का केस आया था, तो सुप्रीम कोर्ट ने बहुत लिबरल इंटरप्रिटेशन किया आर्टिकल 21 का, जिसमें पर्सनल लिबर्टी को नैरो डाउन कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आर्टिकल 21 में प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ एक सफिशेंट तरीके से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करा रहा है एक पर्सन को अगेंस्ट द आर्बिट्री एक्शन ऑफ एग्जीक्यूटिव ओनली। सिर्फ एग्जीक्यूटिव के ही आर्बिट्री एक्शन के अगेंस्ट प्रोटेक्शन प्रोवाइड करा रहा है आर्टिकल 21, एंड वो सफिशेंट है। सेकेंडली कोर्ट ने बोला कि आर्टिकल 21, 14 एंड 19 को आइसोलेशन में रीड करना है। आर्टिकल 21, 14 एंड 19 में जो भी राइट्स दिए हुए हैं वो सब अलग हैं। तो अगर किसी भी आर्टिकल का वायलेशन होता है तो इट डजेंट मीन कि दूसरे भी आर्टिकल का वायलेशन होगा। जैसे कि आर्टिकल अगर 14 किसी पर्सन का वायलेट होता है तो उसका मतलब ये नहीं है कि आर्टिकल 21 भी वायलेट होगा। तो इसीलिए उनको सेपरेट पढ़ना है, आइसोलेशन में पढ़ना है। और ये बोला कि रीज़नेबल रिस्ट्रिक्शंस जो भी आर्टिकल 14 एंड 19 में दी गई हैं वो आर्टिकल 21 में अप्लाई नहीं होंगी। तो पूरा तरीके से पॉजिटिविस्ट अप्रोच दिखाई दी हमें A.K. गोपालन केस के अंदर। उसके बाद 1978 के अंदर जब मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस आया, इसके अंदर बहुत ही वाइड इंटरप्रिटेशन दी गई। इसके अंदर आर्टिकल 21, 14 एंड 19 को रिलेटेड बताया गया और कहा ये गोल्डन रूल बनाते हैं और इनको एक साथ ही पढ़ा जाएगा, आइसोलेशन में नहीं पढ़ा जाएगा। एकदम अपोजिट जजमेंट दी गई थी इसमें A.K. गोपालन से। इसमें सेकंड बात ये बोली गई, आर्टिकल 14 एंड 19 में जो भी रीज़नेबल रिस्ट्रिक्शंस दी गई हैं वो आर्टिकल 21 में अप्लाई होंगी। थर्डली, प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस जो है वो इनहेरेंट है आर्टिकल 21 में। सो इट मीन्स ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ भी इम्प्लाइडली है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। चाहे ही इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने जब कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट कर रहे थे एक्सप्रेसली इस फ्रेज को ना इंक्लूड किया हो, बट इम्प्लाइडली ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ है, एंड प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस शुड बी फॉलोड in India, in everywhere we can see that. Although same opinion is हमें देखने को मिली थी इन A.K. गोपालन केस
बट वो डिसेंट ओपिनियन थी। जैसे जस्टिस फजल अली ने जो भी सेम ओपिनियन मेनका गांधी के केस में, जो मेनका गांधी का जजमेंट था वो 7 जज बेंच बैठी थी जिन्होंने ये जजमेंट दिया था, और यही सेम जजमेंट 1950 के अंदर फजल अली का भी पॉइंट ऑफ व्यू यही था कि प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस इनहेरेंट हैं आर्टिकल 21 के अंदर, एंड फंडामेंटल राइट्स के अंदर जो ये 3 आर्टिकल्स हैं, आर्टिकल 21, 14 एंड 19 आर को रिलेटेड एंड कैन नॉट बी रीड इन आइसोलेशन। सो 1950 के अंदर ही ये सोच की शुरुआत हो गई थी, बट इसको एक्सेप्ट किया गया 1978 के अंदर। एंड अभी का करंट सिचुएशन ये है कि फंडामेंटल राइट्स जो हैं उनको हम को रिलेटेड मानते हैं। अगर किसी का राइट टू इक्वालिटी वायलेट होगा तो राइट टू लाइफ भी वायलेट होगा। अगर किसी की फ्रीडम ऑफ स्पीच वायलेट होगी तो राइट टू लाइफ पे भी वो इफ़ेक्ट डालेगा। ज़रूरी नहीं है कि अगर एक राइट वायलेट हुआ तो वो दूसरे पे इफ़ेक्ट नहीं डालेगा। एक राइट वायलेट होता है तो दूसरे पे भी इफ़ेक्ट वो डालता है। प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस बहुत इम्पॉर्टेंट है, चाहे हम उसे एक्सप्रेसली कहीं लेजिस्लेशन में डालें चाहे ना डालें, ये इम्प्लाइडली हैं, इनहेरेंट हैं, बहुत इम्पॉर्टेंट है, लाइक ह्यूमन राइट्स। दैट्स इट फॉर नाउ। इस पूरे टॉपिक के अंदर सिर्फ ये 2 केसेस हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, एक है गोपालन केस एंड मेनका गांधी केस, और इसके अंदर एक तरीके से पॉजिटिविस्ट अप्रोच से एक तरीके से ह्यूमन राइट अप्रोच की तरफ शिफ्ट हो गया था पूरा जुडिशियल इंटरप्रिटेशन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। लाइक, सब्सक्राइब एंड